नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों का अध्ययन निरंतर और सुचारू रूप से जारी होगा। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के भूगोल की जो विस्तृत क्लासें हैं उनके द्वारा हमने भारत के भूगोल की लगभग 70% जो पाठ्यक्रम है उसे कवर कर लिया है। शेष जो आर्थिक भूगोल है उसे हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। परंतु मैंने आप लोगों से कहा था कि अब तक जो भूगोल हमने करा दिया है विस्तृत तरीके से, उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन हम लोग करेंगे। आज से हम लोग जो भी भूगोल हमने करा दिया है उसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक नया प्रयोग किया है अपने अनुभव के आधार पर, और मेरा दावा है कि यदि आप हमारे साथ इस क्लास को और ये जो सीरीज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस क्लास के, अगर आप मेरे साथ लग करके धैर्यपूर्वक इसका अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो, चाहे वो बिल्कुल छोटे स्तर पैट की परीक्षा हो, या फिर वो पुलिस भर्ती परीक्षा हो, या फिर वो लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, या राज्य स्तरीय होने वाली कोई भी परीक्षा हो। इसके अलावा जो केंद्रीय परीक्षाएं हैं, एसएससी हो या फिर जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं राज्य में पीएससी की परीक्षा तथा केंद्र में यूपीएससी की परीक्षा, हर स्तर पर जो भूगोल में आने वाले सवाल हैं मैंने इसमें शामिल किया है। आज की जो क्लास है एक तरीके से डेमो क्लास होगी। यदि आप लोगों को आज की क्लास और हमारा ये तरीका आपको बेहतर लगता है तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि यदि आप लोगों को आज की क्लास बेहतर लगता है, समझ में आता है, और यदि आप चाहते हैं कि ये क्लास इसी तरीके से निरंतर जारी रहे, तो हमें कमेंट में करके अपनी राय ज़रूर दें। जो भी सुझाव है आप उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय पर ही ये क्लास निरंतर होगी। आपकी जिस तरीके की राय होगी उसी पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इस क्लास को आगे जारी रखना है या फिर नहीं रखना है। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चनों को लिया है, शुरुआती 20 क्वेश्चनों को हमने इसमें लिया है। यदि आप लोगों को आज की क्लास बेहतर लगता है, डेमो बेहतर लगता है, तो इसके बाद की जो क्लासेज होंगे उसमें हम 50 क्वेश्चनों को प्रत्येक क्लास में कराएंगे, और इस तरीके से आपका संपूर्ण अध्ययन एक तरीके से हो जाएगा। एक रिवीजन अर्थात फास्ट रिवीजन होगा, और जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं प्रत्येक स्तर की, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात यदि आप विस्तृत तौर पर जो हमने भूगोल कराया है, अगर आपके पास वो पढ़ने का समय नहीं है, यदि आप सिर्फ यही क्लास अगर आप देखते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जिन क्वेश्चनों को मैंने इसमें चयनित किया है, जिन क्वेश्चनों को हम इसमें आगे कराने वाले हैं, इससे आप प्रत्येक स्तर की परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको आज की क्लास जैसी भी लगे आप मुझे अपनी राय ज़रूर दें। मैंने बताया कि क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग रिवीजन भी और प्रैक्टिस भी दोनों साथ साथ में करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है अर्थात ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और इसी 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर ऊपर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश खींचे गए हैं, तथा नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश खींचे गए हैं। अर्थात किसी भी देश के कुछ अक्षांशीय विस्तार होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ पर हम आएंगे 90। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये किस अक्षांश है? ऊपर वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? ऊपर वाले अक्षांश को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले अक्षांश को
दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर वाले गोलार्ध में भारत की स्थिति है, ठीक है ना। तो इससे पूछा गया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात भारत में, ये भारत है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात जो लाइन यहाँ से होकर के जा रही है और इसके अलावा अर्थात एक अक्षांश यहाँ से जाएगा। अगर मैंने कहा कि भारत यहाँ पर है तो 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक अक्षांश यहाँ से जाएगा और एक अक्षांश इसके सबसे ऊपरी सिरे से होकर के जाएगा। तो एक अक्षांश भारत के यहाँ से होकर के जाता है और एक अक्षांश जो है भारत के यहाँ से होकर के जाता है। तो सवाल यही है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ने ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, नॉर्थ एन मतलब नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 6 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट ये ई अर्थात पूर्वी देशांतर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप चलिए यहाँ पर देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांश यहाँ कन्याकुमारी से, कन्या यहाँ पर सबसे नीचे है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी से जो अक्षांश जाता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अर्थात उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री यहाँ से जो लाइन जाता है वह 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है। आप समझ पा रहे होंगे ये भी उत्तरी अक्षांश है और ऊपर से, क्योंकि मैंने कहा कि 0 डिग्री से लेकर के ऊपर के जो अक्षांश है, 0 डिग्री से ऊपर के जो अक्षांश होंगे सभी के सभी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। अर्थात ये लाइन जो होगी ये भी उत्तरी, 0 से ऊपर जो भी अक्षांश है तो ये लाइन भी उत्तरी अक्षांश है और ये भी उत्तरी अक्षांश है। अर्थात भारत के जो यहाँ से होकर के जाएगा वो भी उत्तरी अक्षांश है और भारत के सबसे ऊपरी हिस्से से जो होकर के जाएगा वो भी उत्तरी अक्षांश है। अर्थात भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है कन्याकुमारी, यहाँ से जो लाइन जाता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। इस आधार पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार हुआ है। अगला सवाल है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। आइए देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को मैंने बताया कि जिस 2 गोलार्धों में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश पूरी पृथ्वी को 2 वर्गों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक इसी तरीके से दोनों पोल्स, ये 90 डिग्री नॉर्थ साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है ना। तो दोनों गोलार्धों को, दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है बीच में से ऐसे ऐसे, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन खींची गई है इसे कहते हैं देशांतर, इसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का निर्धारण पृथ्वी पर समय के मापन के लिए किया गया है। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूरब और पश्चिम में बांटता है। इधर वाले को पूर्वी, इधर वाले को अर्थात पूरब में जो है उसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में जो है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति बनती है वो यहाँ पर बनती है। ये क्या है, यह है उत्तर, यह है पूर्व, यह है दक्षिण और यह है पश्चिम, ठीक है ना। तो भारत की स्थिति जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री यहाँ पर है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट जो अक्षांश देशांतर यहाँ से जाएगा 68 डिग्री का और एक देशांतर जाता है यहाँ से 97 डिग्री का। तो भारत की स्थिति जो बनती है वो यहाँ पर बनती है, ठीक है ना। तो यह है उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व में भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अर्थात इस खाने में है। आप देख पा रहे होंगे अर्थात पहले ये उत्तरी गोलार्ध में है और फिर ये पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, पहला वाला ही सही होगा। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, सही आंसर होगा ये वाला, भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। 7वां स्थान किन किन देशों के बाद भारत में, विश्व में जो सबसे बड़े देश है, विश्व के जो सबसे बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रसिया, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रूस। रूस के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, कनाडा, दूसरे नंबर पे
कनाडा। कनाडा के बाद तीसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन के बाद चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, चौथे नंबर पे अमेरिका। और पांचवें नंबर पे ब्राजील, पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील के बाद छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवें नंबर पर आता है भारत। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, अर्थात सही आंसर है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला सवाल है कि विश्व की कुल भूमि का, विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि भारत के पास है? विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि भारत के पास है? ऑप्शन है 3.4, 2.4%, 5.5% और 4.2%। सही आंसर है 2.4%। 2.4% भूमि अर्थात पूरी पृथ्वी का की जो भूमि है, अर्थात जो महाद्वीप है, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो भारत के पास पूरी पृथ्वी की भूमि का 2.4% भूमि जो है वो भारत के पास है। अगला सवाल है कि विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है? विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है? विश्व की कुल आबादी 8 अरब है। विश्व की कुल आबादी 8 अरब है और इस आधार पर देखा जाए तो भारत में 17.5%, विश्व की कुल आबादी का 17.5% आबादी जो है वो भारत में निवास करती है, ठीक है ना। अगला सवाल सीमाओं से काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कुल कितने देशों की सीमाओं से लगी है? पश्चिम बंगाल की सीमा कुल कितने देशों की सीमाओं से लगी है? आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है और पश्चिम बंगाल जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। ये आपका है पश्चिम बंगाल, यह पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल अर्थात भारत के चारों तरफ अगर हम देशों की बात करें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर है चीन, ठीक है ना, यह है भूटान, यह है भूटान, यह है म्यांमार, यह है म्यांमार, और यहाँ पर ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है यह है बांग्लादेश, यह है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये नेपाल से लगा हुआ है, ये भारत का हिस्सा है सिक्किम, ये भारत का राज्य है सिक्किम। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये भूटान से लगा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ये बांग्लादेश से लगा हुआ है, ये बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 राज्यों की सीमाएं छूता है पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा कौन सा? 3 राज्य। सही आंसर होगा 3 राज्यों की सीमाओं को छूता है कौन? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार से नहीं लगती। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? आइए देखते हैं। ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, भारत के पूर्व में एक देश है म्यांमार, ठीक है ना। यहाँ पे जो भारतीय राज्य है, ठीक है ना, जो भारतीय राज्य है पूर्वोत्तर, तो इसमें यहाँ पर है, यह है अरुणाचल प्रदेश, यह है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे यह है मणिपुर, मणिपुर के नीचे यह है मिजोरम, ठीक है ना, यह है मिजोरम। अर्थात यह है अरुणाचल प्रदेश, यह है नागालैंड, यह है मणिपुर और यह है मिजोरम, ठीक है ना। इसके अलावा इधर ही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पर है मेघालय। इसके अलावा यह है त्रिपुरा और बीच में जो हिस्सा है यह है असम, और इस तरीके से यहाँ पर कुल 7 राज्य हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 7 राज्य हैं। इनको हम लोग जो पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। तो इन 7 सिस्टर के जो राज्य हैं, ठीक है ना, इनमें से जो म्यांमार से लगे हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो सीमाएं हैं ये म्यांमार से लगी हुई हैं। लेकिन असम की और इसके अलावा यहाँ मेघालय, ये मैंने बताया मेघालय है, तो मेघालय की और इसके अलावा त्रिपुरा की सीमा नहीं लगी हुई है, ठीक है ना। तो देखते हैं, मिजोरम की सीमा लगी हुई है, मिजोरम की जो सीमा है वो भी लगी हुई है, मणिपुर की सीमा भी लगी हुई है, ठीक है ना।
मणिपुर की भी सीमा लगी हुई है, नागालैंड की सीमा भी लगी हुई है, लेकिन मेघालय की जो सीमा है ये नहीं लगी हुई है। मेघालय की जो सीमा है ये नहीं लगी है, सही आंसर होगा मेघालय। अर्थात किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, मेघालय की सीमा जो है वो नहीं लगी हुई है, ठीक है ना। अगला सवाल है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? बेंगलोर में स्थित है सिलिकॉन वैली। बेंगलोर में कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, यहाँ पर है सिलिकॉन वैली। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप, ठीक है ना। लक्षद्वीप में कुछ द्वीप हैं, ठीक है ना। लक्षद्वीप में जो सबसे दक्षिणी द्वीप बनता है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप, उसका नाम है मिनिकॉय, उसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय को लक्षद्वीप की जो राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी करावती है, लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। तो मिनिकॉय को करावती से 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। इसका जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो अगाती द्वीप है, और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है एद्रोत द्वीप। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है अगाती। अगाती अर्थात ये सबसे लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। एद्रोत लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी करावती, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? करावती। लक्षद्वीप की राजधानी करावती। और मिनिकॉय इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है ना। और इसी के नीचे यहाँ पे एक देश है, स्वतंत्र देश है, इसका नाम है मालदीव। तो एक सवाल बनता है कि लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को मालदीव से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है ना। ये सवाल भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगला सवाल है कि सिक्किम की सीमा किस देश से नहीं लगती है? सिक्किम की सीमा किस देश से नहीं लगी हुई है या नहीं लगती है? ये देखते हैं, यह सिक्किम, और सिक्किम के चारों तरफ, सिक्किम के चारों तरफ यहाँ पर ये नेपाल है, ऊपर चीन है, यहाँ भूटान है, ठीक है ना। तो नेपाल से लगी है, चीन से लगी है और भूटान से लगी है। नेपाल, चीन और भूटान से 3 देशों से लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिक्किम की सीमा किस देश से? तो नेपाल से लगी हुई है, भूटान से भी लगी हुई है, चीन से भी लगी हुई है, लेकिन बांग्लादेश से, बांग्लादेश से ये नहीं लगती है, ठीक है ना। बांग्लादेश नीचे आ जाता है, ठीक है ना। आप लोग गौर करिएगा, देखिए बांग्लादेश जो है वो यहाँ है, ये बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है ना। बांग्लादेश और सिक्किम के बीच में यहाँ पे 34 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पे 34 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो सिक्किम और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर बनता है। इसे चिकन नेक कहते हैं, इसको चिकन नेक कहा जाता है, याद रखिए, पूछा जाता है चिकन नेक। ये पश्चिम बंगाल में जो सिलीगुड़ी है, पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी क्षेत्र है उसको चिकन नेक कहा जाता है। 34 किलोमीटर का क्षेत्र, उसके बाद सिक्किम है। तो ये रहा, सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसके अलावा अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय का निर्धारण किसके द्वारा होता है? भारतीय मानक समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय मानक समय, इसका क्या तात्पर्य है, आइए समझते हैं, ठीक है ना। भारतीय मानक समय का तात्पर्य है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, अर्थात 1440, अर्थात मिनट कितने हुए? 1440 मिनट में पृथ्वी जो है एक चक्कर घूमती है। एक चक्कर का मतलब पृथ्वी चूंकि गोल है तो 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1440 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में, अर्थात 1 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा 1 डिग्री घूमने में, ठीक है ना। तो प्रत्येक 1 डिग्री, अर्थात प्रत्येक 1 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर कुछ काल्पनिक रेखाएं दोनों गोलार्धों में खींची गई हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर जो दोनों पोल्स को 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी लाइन, इसको बोला जाता है जीएमटी लाइन, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। इसी वजह से ग्रीनविच में एक वेधशाला है, वहां से होकर के गुजरता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से आगे की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात पूर्व की तरफ आएंगे, प्रत्येक
देशांतर पर समय में 4 मिनट की बढ़ोतरी होगी, समय में 4 मिनट की बढ़ोतरी होगी। और अगर 0 डिग्री देशांतर से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी होगी, 4 मिनट की कमी होगी। मैंने बताया था कि भारत का जो विस्तार है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। और जो भारत के यहाँ से, अर्थात आप देखेंगे इस स्थान से, भारत के इस स्थान से जो देशांतर जाता है, ठीक है ना, वह 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और एक रेखा, एक देशांतर यहां से होकर के जाता है और यह है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। एक देशांतर यहां से बलंगू पॉइंट से होकर के जाता है, अरुणाचल प्रदेश को छू करके गुजरता है और 97 डिग्री 25 मिनट का जो लाइन है, ठीक है ना। तो ये देशांतर हो गया, तो 68 डिग्री और ये हो गया 97, ठीक है ना, ये 68 डिग्री और ये 97 डिग्री। भारत का जो विस्तार है वो इसके बीच में यहां पर है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि प्रत्येक देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर होगा, समय में 4 मिनट का अंतर होगा। तो एक देशांतर यहां से होकर के गुजर रहा है और एक देशांतर यहां से 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में जो देशांतर है वो लगभग 30 देशांतर हो जाते हैं, इसके बीच में लगभग 30 देशांतर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 30 देशांतर गुजरने में टोटल समय हो जाता है, अगर इसे प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट तो 120 मिनट हो जाएगी, यानी कि 2 घंटे का अंतर यहाँ पर पाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि एक ही देश में अब यहाँ पर कुछ और समय होगा और यहाँ पर 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा, इस छोर से इस छोर के बीच में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, एक ही देश में 2 समय नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक लाइन जो है इसके बीच में से दोनों को जोड़ करके उसका मध्याह्न निकाल दिया जाता है, बीच में से एक लाइन बनाई जाती है। तो ये जो बीच में से लाइन जा रही है, इससे हम ये जो लाइन बनती है यह 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, ये यहां से होकर के गुजर रही है। ये भारत के यहां से है, अर्थात 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत के इस स्थान से होकर के लगभग गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। भारत के 5 राज्यों से होकर के ये यहां से गुजर जाती है। कौन कौन से? सबसे पहले इसमें आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के बाद ये होता है थोड़ा सा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, यहाँ पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, अर्थात इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन सी लाइन? भारत का मानक समय रेखा का जो निर्धारण हो रहा है, तो कहाँ से निर्धारित हो रहा है? यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे की दूरी पर, मैंने बताया था कि प्रत्येक देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर होगा। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री और 0 डिग्री से हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो 82 तक आएंगे, तो समय में प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर हो रहा है। तो यहाँ तक पहुँचते समय में 5.5 घंटे का अंतर हो चुका होगा। अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम पर यदि 12 बज रहा है तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत में मानक समय रेखा, अर्थात भारत में समय का जो निर्धारण होता है वो यहीं से होकर के होता है। भारत के 5 राज्यों से होकर के ये गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर के गुजरता है, ये तमाम जो बातें हमने बताई हैं सभी जगहों से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत का मानक समय रेखा है। अगला सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा आप देखेंगे ये भारत के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरता है। ये जो लाइन हम बना रहे हैं यह है कर्क रेखा भारत के बिल्कुल ही बीच में से होकर के गुजरता है, ठीक है ना। मैंने जो विस्तृत क्लासें ली हैं उसमें सब कुछ कराया है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंपोर्टेंट और रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में देखना है तो आप लोग विस्तृत क्लासेस शुरू से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के जो राज्यों से होकर के गुजर रहा है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये गुजरात से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। गुजरात के बाद यहाँ पर ये राजस्थान, थोड़ा सा यहाँ पे ये राजस्थान में आता है। राजस्थान के बाद ये यहाँ पे है मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में आता है। अर्थात कितने हो गए? 3, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर के जा रहा है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में लगता है ये। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इस जगह पर है, कर्क रेखा पर, ठीक है ना। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो राज्य है गिनिए, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है ना, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। अर्थात कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सही आंसर क्या होगा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि कर्क रेखा की सबसे जो नजदीकी राजधानी, अभी मैंने बताया था कि कर्क रेखा पर ही स्थित है कौन सी? झारखंड की राजधानी जो रांची है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है, उसी के ऊपर स्थित है कर्क रेखा, अर्थात कर्क रेखा रांची से होकर के गुजरता है। इसके अलावा भारत की जो राजधानी है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी है, ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा की दूसरी सबसे नजदीकी राजधानी है और कर्क रेखा पर ही स्थित राजधानी रांची है, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आधार पर जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी, तो कर्क रेखा पर ही स्थित है। पटना काफी दूर है, लखनऊ दूर है, रांची चूंकि कर्क रेखा पर ही स्थित है, कर्क रेखा पर ही स्थित राजधानी जो होगी वह है ये। अगर यहाँ पर रांची नहीं होता तो सही आंसर होता गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अगर वो भी नहीं होता तो सही आंसर होता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो 3 राजधानियां याद रखेंगे, कौन कौन सी? एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी है, दूसरा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये दूसरे नंबर पे और कर्क रेखा पर ही स्थित राजधानी है रांची। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा कौन सा? रांची, कर्क रेखा पर स्थित। अगला सवाल है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 82.5 डिग्री, अभी मैंने बताया था कि ये यहाँ पर देखिए भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। सही आंसर होगा 5 राज्य, ठीक है, सही आंसर होगा 5 राज्य। अगला सवाल है कि गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के समय में प्राकृतिक रूप से कितने का अंतर पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से कितने का अंतर पाया जाता है? ये सवाल भी मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले कि यहां से जो देशांतर जा रहा है वह है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, और जो सबसे आखिरी में अर्थात अरुणाचल प्रदेश से जो लाइन छू करके जा रहा है वह 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों देशांतरों के बीच में लगभग 30 देशांतर का अंतर पड़ता है और प्रत्येक देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 30 देशांतर में कितने का अंतर हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना। अर्थात यदि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे दिखाई दे रहा है तो गुजरात में 7 बजे दिखाई देगा, गुजरात में वो 7 बजे दिखाई देगा। अगर सूर्य इवनिंग में शाम को अगर 6 बजे अस्त हो रहा है, गुजरात में दिखाई दे रहा है, तो उससे 2 घंटा पहले यानी कि 6 बजे अगर वहां अस्त हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे? 4 बजे ही अस्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका बेसिक मानक होता है, ठीक है ना। तो कितने का अंतर हो जाएगा? 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में प्राकृतिक रूप से कितने का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आइए देखते हैं, ठीक है ना। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है। यहां पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को अंडमान यहां तक, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है उसे निकोबार कहते हैं। अंडमान और निकोबार को भी 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले को कार निकोबार, इसको कहा जाता है कार निकोबार, और इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। इसी ग्रेट निकोबार का सबसे आखिरी जो बिंदु है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन खींची जाती है अक्षांशों के आधार पे, यहाँ से एक लाइन खींची जाती है जो कि कितनी है? 6 डिग्री 4 मिनट
नॉर्थ, अर्थात 6 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो इंदिरा पॉइंट को छू करके यहां से गुजरता है। इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां पर बनता है, नाम है कन्याकुमारी, इसका नाम है कन्याकुमारी। लेकिन भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो यहां पर है, ठीक है ना, निकोबार में, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बालांगू पॉइंट, ये पूर्वी वाले को कहा जाता है। राजहर पॉइंट, ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको कहा जाता है। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो है ये सबसे उत्तरी, जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। और अगला दिया है पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट जो है ये इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है, इंदिरा पॉइंट का ही एक और नाम है पार्सन पॉइंट। इसको पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट और इंदिरा पॉइंट भी इसके तमाम नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से इंदिरा पॉइंट का एक दूसरा नाम पार्सन पॉइंट, और पार्सन पॉइंट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा क्या, पार्सन पॉइंट, इसका सही आंसर होगा पार्सन पॉइंट, ठीक है। अगला सवाल है कि रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच में की सीमा है। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो खींची गई थी ये भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अर्थात गुजरात से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक जो भारत और पाकिस्तान की ये सीमा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसी का नाम है रेड क्लिफ लाइन, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। 1948 में ये लाइन खींची गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, इसी वजह से इसका नाम जो है रेड क्लिफ लाइन पड़ा है, ठीक है ना। तो ये तो है रेड क्लिफ लाइन, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि गुजरात और पाकिस्तान के बीच में ये जो गुजरात है, यहाँ से ये वाली जो सीमा है, ये वाली, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्करिक रेखा कहा जाता है। इस वाली रेखा को, अर्थात गुजरात और पाकिस्तान की जो सीमा बनाता है इसे सर्करिक रेखा कहा जाता है। सर्करिक रेखा से एक और सवाल बनता है कि सर्करिक रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है सर्करिक रेखा, 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है सर्करिक रेखा। तो ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान, तो सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे भारत नेपाल, भारत चीन, भारत म्यांमार और भारत पाकिस्तान जो है ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ, अर्थात गुजरात के राजहर पॉइंट से लेकर के और ये जो सीमा घूम करके आ रही है ये वाली पूरी, ठीक है ना, जो स्थल से लगी हुई है यहाँ तक, ठीक है ना, जो स्थल अर्थात जमीन से लगी हुई है, ऊपर चारों तरफ से जमीन है, तो जमीन से लगी हुई जो सीमा है उसे स्थलीय सीमा कहा जाता है, और जो समुद्र से लगी हुई इसे तटीय सीमा कहा जाता है। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200, 15,200 सही आंसर होगा, या 15,400, 15,200 सही आंसर होगा, 15,200। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा, भारत के किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है, भारत में किस राज्य की। तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु की सीमा बन रही है यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे बनती है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश दिखने में तो लंबी लग रही है, लेकिन सबसे लंबी सीमा गुजरात की है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक गुजरात की सीमा बनती है, ठीक है ना। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण जब इसको सीधा करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत में गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है। गुजरात की जो कुल तटीय लंबाई है वह है 1663 किलोमीटर, 1663 किलोमीटर की लंबाई है टोटल गुजरात के तट की, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा कौन सा, गुजरात, इसका सही आंसर होगा गुजरात। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है कि मौन घाटी, मौन घाटी किस राज्य में स्थित है। मौन घाटी का मतलब होता है साइलेंट वैली, इसको कहते हैं साइलेंट वैली। ये केरल के मालाबार तट पे स्थित है, यहाँ पे है साइलेंट वैली, केरल में यहाँ पे साइलेंट वैली। साइलेंट वैली का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ पे भारत में जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। तो भारत में जैव विविधता अर्थात यहाँ पर मालाबार तट है, मालाबार तट पर सबसे अधिक वर्षा होता है, और वर्षा होने के कारण विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर विकसित होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वनस्पतियों में सदाबहार वनों का विकास हो जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो भूमि तक नहीं पहुँच पाता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत घना वन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र बहुत शांत होता है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है साइलेंट वैली। कहाँ पर है,
केरला में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? किस राज्य में? केरल में। साइलेंट वैली यानी मौन घाटी किस राज्य में है? केरल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जैसी भी है, जो भी है, सही लगी, गलत लगी, जैसी भी लगी, आप हमें ज़रूर बताएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं निरंतर इसी तरीके से हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चनों के आधार पर और शुरू से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए और रिवीजन करते हुए आगे बढ़ें, तो हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अपनी राय आप हमें ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के राय और प्रतिक्रिया के इंतजार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।